जय हिंद साथियों। मध्य प्रदेश भारत का हृदय प्रदेश आपके लिए एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जानते हैं कि हमारी वैकेंसी मध्य प्रदेश की है, तो मध्य प्रदेश का कुछ ना कुछ वेटेज एग्जाम में देखने को हमें मिलता है। मध्य प्रदेश हृदय प्रदेश हमारा जाना जाता है, और इस हृदय प्रदेश को पढ़ने के लिए हम आपको आज हृदय प्रदेश के बारे में पूरी डिटेल मेथड टॉपिक वाइज आपको कंप्लीट करा रहे हैं। तो आज हम आपको मध्य प्रदेश की नदियां, जिसके साथ भारत की नदियों के साथ आप इसको जोड़ पाएंगे, तो आज हम आपको मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में पढ़ाते हैं। मध्य प्रदेश बेसिक तौर पर यह भारत का हृदय प्रदेश कहलाता है। इसको हम शोया प्रदेश भी कहते हैं, और इसको हम सांस्कृतिक प्रदेश भी कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये मध्य भारत के बिल्कुल मध्य में है, इसलिए इसको हृदय प्रदेश। सोया यानी सोयाबीन की यहाँ सर्वाधिक मात्रा होती है, इसलिए इसे सोया प्रदेश। और सांस्कृतिक प्रदेश इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर भारत के अधिकतर जो प्राचीनतम मंदिर हैं वो हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं, और यहाँ की संस्कृति आपको पता है बड़ी सुंदर प्रदेश के रूप में जानी जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र की बात करेंगे आज। अपवाह तंत्र क्या है? हमारा मध्य प्रदेश का अपवाह तंत्र कैसे काम करता है, हमारा अपवाह तंत्र, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो मध्य प्रदेश के अगर हम अपवाह तंत्र की बात कर लें, तो मध्य प्रदेश में, इसके पहले हम थोड़ा सा भारत के अपवाह तंत्र के बारे में बात करते हैं, फिर आपको मध्य प्रदेश का समझ में आएगा। अगर हम भारत के अपवाह तंत्र की बात करें, तो भारत का अपवाह तंत्र दो प्रकार से विभाजित होता है। एक अपवाह तंत्र हिमालय की नदियां, और एक अपवाह तंत्र होता है प्रायद्वीप की नदियां। हिमालय की नदियां और प्रायद्वीप की नदियां। तो अगर हम बात कर ले मध्य प्रदेश की, तो मेरे प्यारे भाइयों, ये सामने आपके मध्य प्रदेश का मैंने नक्शा बना दिया है। ये मध्य प्रदेश हमारा है। अब इस मध्य प्रदेश को अगर हम देखें, तो मैंने आपको बताया कि भारत के मध्य में है मध्य प्रदेश, हृदय प्रदेश। तो इसी वजह से इस मध्य प्रदेश में, तो आप देख रहे हैं कि ये हमारा मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश में क्या होता है, अगर हम भारत के इसको परिप्रेक्ष्य, हम भारत के नक्शे में देखें, तो मध्य प्रदेश हमारे भारत के प्रायद्वीप वाले भाग में आता है। प्रायद्वीप क्या होता है? जो भारत या जो भूखंड तीन तरफ समुद्र से घिरा हो, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये हमारा प्रायद्वीप भारत है, और यहाँ पे हमारा एमपी बना हुआ है। अगर हम छोटा सा एमपी को बना लें, तो ये हमारा एमपी बन गया है। तो ये हमारा हो गया प्रायद्वीप। अब हिमालय क्या होता है कि जो हमारा उत्तर वाला भारत होता है, जो हमारा उत्तर वाला भारत होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एमपी बोलते हैं। ये हमारा हिमालय की नदियां यहां से निकलती हैं, और प्रायद्वीप की नदियां हमारी यहां से निकलती हैं। तो प्रायद्वीप की नदियों में क्या होता है कि वो नदियां जो प्रायद्वीप वाले भाग में होती हैं, उन्हें हम प्रायद्वीप नदियां कहते हैं, और जो नदियां हिमालय से निकलती हैं उन्हें हम हिमालय नदियां कहते हैं। तो हमारा जो मध्य प्रदेश है ये प्रायद्वीप वाले भाग में पड़ता है। तो इसी वजह से मध्य प्रदेश की नदियों को हम प्रायद्वीपीय नदियां कहते हैं। मध्य प्रदेश की नदियों को हम प्रायद्वीपीय नदियां कहते हैं। अब अगर हम मध्य प्रदेश की नदियों को प्रायद्वीपीय नदियां कहते हैं, तो बात आती है कि सर मध्य प्रदेश में ऐसी कौन सी नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय कहलाती हैं? तो बेटा सबसे पहले हमारा नाम आता है नर्मदा। मध्य प्रदेश की सबसे पहली नदी कौन सी आती है? नर्मदा आती है। मध्य प्रदेश की सबसे पहली नदी नर्मदा, जिसको आपको भारत के इस एमपी के नक्शे से हम बना के दिखाते हैं। ये आपकी नर्मदा नदी जा रही है, इसको नाम दे देते हैं हम नर्मदा।
नर्मदा नदी आपकी जा रही है। दूसरी नदी आती है हमारी नर्मदा के बाद चंबल। कौन सी नदी आती है? चंबल। तो दूसरा नाम आप इसको दे देंगे चंबल, तीसरा नाम आप इसको दे देंगे सोन, चौथा दे देंगे ताप्ती। तो ये हमारी क्या बनती है? नदियां बनती हैं, नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती। तो एक बार मैं इन चारों नदियों तो आपको एमपी के नक्शे में दिखाना चाहता हूं। तो अगर हम बात कर ले सोन नदी की, तो सोन नदी यूं ऊपर चली जाती है, जो हमारी सोन नदी हो जाती है। नर्मदा नदी हमारी ऐसे घूम के यहां निकल जाती है। ताप्ती नदी नर्मदा के नीचे जाती है, तो यहां पर हमारी आ जाती है ताप्ती नदी, ताप्ती नदी आ जाती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के ऐसे जाके राजस्थान में प्रवेश कर जाती है, तो इसका नाम हो जाएगा आपका चंबल। ये राजस्थान में प्रवेश कर जाती है चंबल नदी। अब अगर हम बात कर लें मध्य प्रदेश की और अन्य सहायक नदियां, तो ये नदी है मुख्य, यानी पहले नंबर की सबसे बड़ी नदी है, दूसरे नंबर की है, ये तीसरे नंबर की है और ये चौथे नंबर की है। तो सबसे बड़ी नदी हमारी नर्मदा है, दूसरे नंबर पर चंबल है, तीसरे पर सोन है और चौथे पर ताप्ती है। फिर मध्य प्रदेश की हमारी आती हैं अन्य नदियां। तो मध्य प्रदेश में हमारी अन्य नदियां कौन कौन सी हैं? अन्य नदियां हमारी ले लीजिए आप, बेतवा, सिंध, शिप्रा, काली सिंध, तवा। तवा नदी बहुत महत्वपूर्ण नदी है, इसको हम अलग से पढ़ेंगे। शिप्रा नदी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हम अलग से पढ़ेंगे। बेतवा नदी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हम अलग से पढ़ेंगे। काली सिंध, शिप्रा, मान, कानन, बेतवा, सिंध, शिप्रा, मान हो गई, कानन हो गई, तवा, माचक। इसके अलावा हमारी हो जाती है, माचक के बाद हमारी हो जाती है सरस्वती, सरस्वती के बाद हमारी हो जाती है जामनी, जामनी के बाद हो जाती है हमारी तवा हो गई है, पार्वती के बाद हो जाती है हमारी पेंच, आदि नदियां हमारी हो जाती हैं, जामनी, पार्वती, पेंच आदि। तो अगर हम इसको इसके नक्शे में परिदृश्य में देखें कि भाई इसका नक्शा को अगर हम करके देखते हैं, तो यहाँ से जाती है हमारी बेतवा नदी, ये जा रही है बेतवा और ये झांसी होते हुए निकल जाती है यूपी में, जो प्रवेश करती है ओरछा से प्रवेश करती है यूपी में। तो यहाँ से निकलती है हमारी क्या? बेतवा। इसको बुंदेलखंड की गंगा भी कहा जाता है, बुंदेलखंड की गंगा भी कहा जाता है। तो बेतवा नदी हमारी यहाँ से निकल जाती है। अब इसके बाद हमारी आती है काली सिंध, ये यूं चली जाती है काली सिंध, ये नदी हो गई हमारी काली सिंध। काली सिंध के बाद हमारी एक नदी और निकल जाती है, जिसका नाम क्या है? शिप्रा। आप जानते हैं शिप्रा नदी को बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि शिप्रा नदी जो है इस पर हमारा उज्जैन में बसती है और इस पे हम लोग क्या बोलते हैं उसको, 12 साल में लगता है कुंभ मेला, उज्जैन में हमारा कुंभ मेला लगता है। तो मध्य प्रदेश में इतनी सारी नदियों का जाल है, जिसमें ये वाली नदियां हमारी सहायक नदियां हैं और ये वाली नदियां हमारी मुख्य रूप से गिनी जाने वाली नदियां हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की नदियों के आधार पर हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे सामने है वो ये है कि प्रदूषण के आधार पर, अगर हम गंगा नदी का क्वेश्चन आ जाए कि प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कौन सी नदी कहलाती है? एमपी की गंगा। तो प्रदूषण के आधार पर एमपी की गंगा जो होती है वो बेतवा होती है। प्रदूषण के आधार पर एमपी की गंगा कौन सी कहलाती है? बेतवा कहलाती है, प्रदूषण के आधार पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपकी नदियों का बेसिक स्ट्रक्चर था। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये तो मध्य प्रदेश की नदियां हो गई, प्रायद्वीप की नदियां हिमालय की नदियों में डिफरेंट क्या है? तो जो नदी हिमालय से निकलती है हिमालय की, और जो प्रायद्वीप से निकलती है प्रायद्वीप की। सबसे पहला डिफरेंट तो यही है। दूसरा डिफरेंट ये है कि हिमालय की नदी जो होती है, इस नदी में हिमालय पर्वत से जो उत्तर भारत की ओर आती हैं और ये चौड़ी नदियां होती हैं और इनमें वर्ष भर पानी रहता है। वर्ष भर पानी का मतलब है कि मानसून पर निर्भर नहीं होती हैं, जबकि हमारी प्रायद्वीप की नदियां मानसून पर निर्भर होती हैं।
यानी जब जब मानसून आएगा ये नदियां इतनी तेज हो जाएंगी कि बाढ़ जैसी स्थिति को ला सकती हैं, और मानसून खत्म होने के बाद ये नदियां इतनी धीमी हो जाएंगी कि इनमें पानी की व्यवस्था भी नहीं रहेगी। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर बहुत सारे डैम्स बनाते हैं। तो नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है क्योंकि यह मध्य प्रदेश में 15 जिलों से होकर गुजरती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में 15 जिलों से होकर गुजरती है। और नर्मदा नदी के बारे में कहा जाता है कि नर्मदा नदी की 41 नदियां सहायक नदियां हैं। नर्मदा नदी की 41 नदियां जो हैं वो सहायक नदियां हैं, जो दाएं तरफ से और बाएं तरफ से इसमें मिलती हैं। दाएं तरफ से अगर हम बात करें तो 22 नदियां मिलती हैं, और बाएं तरफ की अगर हम बात करें तो उसमें 15 नदियां प्रवेश करती हैं। तो इस तरीके से हमारी 19 नदियां प्रवेश करती हैं। तो इस तरीके से हमारी टोटल 41 नदियां प्रवेश करती हैं। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की बड़ी इंपॉर्टेंट नदी है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश में रेवा, सूतानाथी और टॉलमी साहब ने इसके नए नाम दिए। तो मैं आपको सारी नदियों के नाम, इसके 4 नाम हैं, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं अभी इसको डिटेल में। इसके अलावा नर्मदा नदी एक संस्कृत भाषा का शब्द माना जाता है। नर्मदा नदी को खुशी की दाता कहा जाता है। खुशी की दाता का मतलब है कि ये खुशी देती है लोगों को नर्मदा नदी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने मध्य प्रदेश में नदियों के स्ट्रक्चर को जाना, हिमालय की नदियां प्रायद्वीप की नदियों के रूप में। अब मध्य प्रदेश में इतनी सारी नदियां हैं, इससे आधा यूपी पल रहा है मेरे भाइयों। यूपी एमपी की नदियों पर निर्भर है, एमपी की नदियों पर यूपी निर्भर है। ऐसा नहीं है कि यूपी में नदियां नहीं है, लेकिन मैंने बोला आधा यूपी पल रहा है, तो आधे में नदियां हैं लेकिन आधे में नहीं है। यानी अगर हम बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में बात कर लें तो बुंदेलखंड में पूरा का पूरा एमपी की नदियों से प्रवेश है। और पूरा बुंदेलखंड जो सूखा प्रभावित क्षेत्र माना जाता है वो इसी वजह से माना जाता है कि यहाँ पर गंगा नदी जैसी नदियां, बड़ी हिमालय की नदियां नहीं है। ये केवल मध्य प्रदेश की वो नदियों पर निर्भर है जो नदियां मध्य प्रदेश से यूपी में प्रवेश करती हैं, जैसे बेतवा, जैसे केन। इन नदियों पर मध्य प्रदेश में प्रवेश बुंदेलखंड हमारा निर्भर करता है। तो बुंदेलखंड इसी वजह से सूखा प्रभावित माना जाता है। तो मैंने आपको बोला कि मध्य प्रदेश में बहुत सारी नदियां हैं। अगर मैं इन नदियों की बात कर लूं तो मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। नदियों का मायका, मध्य प्रदेश को नदियों का। तो दोस्तों, नदियों का मायका मध्य प्रदेश 2 प्रकार से विभाजित किया जाता है, और ये दोनों प्रकार का विभाजन, पहला है खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी को, और बंगाल की खाड़ी को। वे ऑफ बंगाल, गल्फ ऑफ खंबात। बे ऑफ बंगाल, गल्फ ऑफ खंबात। मध्य प्रदेश की नदियों को 2 भागों में हम विभाजित कर लेते हैं। खंबात की खाड़ी यानी वो नदियां जो खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। अब खंबात की खाड़ी क्या मध्य प्रदेश के पास है? नहीं, मध्य प्रदेश के पास पड़ता है गुजरात। गुजरात में खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी 2 प्रकार की खाड़ियां पड़ती हैं, और खंबात और कच्छ की खाड़ी अरब सागर में पड़ती हैं। तो इस तरह से खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां अलग हो जाती हैं, यानी नर्मदा नदी तंत्र। दूसरा ताप्ती नदी तंत्र, ताप्ती नदी तंत्र और माही नदी तंत्र। यानी खंबात की खाड़ी को हमने 2 भागों में बांट दिया, नर्मदा नदी तंत्र, ताप्ती नदी तंत्र और माही नदी तंत्र। जबकि बंगाल की खाड़ी को भी हम बांटेंगे मध्य प्रदेश के हिसाब से। तो मध्य प्रदेश से देखो, हम आमतौर पे बंगाल की खाड़ी में बहुत सारी नदियां जाती हैं, लेकिन ये नदी तंत्र विभाजन कैसे किए जा रहे हैं? नदी तंत्र ऐसे विभाजन किए जा रहे हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से नदियां एमपी से निकल रही हैं। जैसे नर्मदा अमरकंटक के अनूपपुर नामक जिले से निकलती है, ताप्ती अमरकंटक की पहाड़ी मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है, माही
निकलती है एमपी से, तो कहीं ना कहीं इसका एमपी से रिलेशन होगा, तभी वो नदी तंत्र बनेगा। अब कहने को तो खंबात की खाड़ी में हम और भी नदियां ले सकते हैं, लूनी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ एमपी में नहीं ली है क्योंकि लूनी नदी का कनेक्शन गुजरात और राजस्थान में है, यहाँ नहीं है। तो इस तरह से नदी तंत्र लिए जाते हैं। जैसे बंगाल की खाड़ी में हम गंगा नदी तंत्र लेंगे, कहने को गंगा नदी का कोई रिलेशन नहीं है बंगाल मध्य प्रदेश से, लेकिन उसकी सहायक नदियां जो हैं जैसे यमुना। अब यमुना की सहायक कौन सी है? बेतवा। तो बेतवा कहां से आ रही है? एमपी से, इसलिए गंगा नदी तंत्र उसको लेंगे। अब गंगा की दूसरी सहायक नदी कौन सी है? सोन। और सोन नदी कहां से आती है? जस्ट अभी मैंने आपको बताया एमपी से, इसलिए गंगा नदी तंत्र लेंगे। गंगा की कौन सी सहायक नदी है? टोंस। टोंस नदी कहां की है? एमपी की। तो एमपी में, एमपी से एक नदी जा रही जो गंगा में मिल रही डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से, तो गंगा नदी तंत्र लेंगे। इसी तरह से एमपी की नदियां अगर गंगा में या यमुना में जाएंगी, क्योंकि यमुना खुद एक सहायक नदी है इसलिए यमुना नदी तंत्र नहीं आएगा, क्योंकि यमुना बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, गंगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो गंगा नदी तंत्र जो है वो किस नदी के साथ आ रहा है? गंगा नदी से आ रही है सोन नदी, टोंस नदी, बेतवा नदी। और बेतवा, सोन और टोंस सीधे गंगा में मिल जाती हैं, जबकि बेतवा यमुना के रास्ते गंगा में मिलती है, तो गंगा नदी तंत्र। दूसरा आता है मेरे प्यारे दोस्तों महानदी तंत्र। महानदी तंत्र बेसिक तौर पर अगर हम देखें तो महानदी जो है हमारी, ये वर्तमान परिदृश्य में मध्य प्रदेश से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर हम प्रीवियस यानी भूतकाल की बात कर लें, अगर हम अपने पास्ट में जाके देखते हैं तो मध्य प्रदेश में यानी अविभाजित मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, अविभाजित मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ था। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ, लेकिन जब सन 2000 के पहले मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, तब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक साथ राज्य आते थे। तो महानदी तंत्र छत्तीसगढ़ से कनेक्शन था, तो वो मध्य प्रदेश से कनेक्ट था। परंतु वर्तमान परिदृश्य में महानदी तंत्र जो है वो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड से नहीं है उसका, तो इसको आप बस समझ लेंगे, पढ़ेंगे हम लोग इसको, इसमें नहीं, क्योंकि हम लोग एमपी पढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ नहीं। लेकिन छत्तीसगढ़ जब अलग नहीं हुआ था तो हम आपको इसकी थोड़ी सी झलक जरूर बताएंगे कि पहले हमारे पास महानदी तंत्र भी था। फिर अगला आता है हमारा गंगा महानदी, और इसके बाद आता है हमारा गोदावरी नदी तंत्र। गोदावरी नदी तंत्र, तो गोदावरी की सहायक नदियां, पेंच गोदावरी में मिल रही, कानन गोदावरी में मिल रही, तो वो नदियां जो है वो कहीं ना कहीं गोदावरी में मिल रही, तो वो गोदावरी नदी तंत्र हमारे पास आ जाएगा। तो हमें क्या पढ़ना है? हमें नर्मदा नदी तंत्र पढ़ना है, ताप्ती पढ़ना है, माही पढ़ना है, गंगा पढ़ना है, गोदावरी पढ़ना है। इसके साथ ही हमारी सारी नदियां कंप्लीट हो जाएंगी। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी, मध्य प्रदेश की जीवन दायिनी या मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक नदी या मध्य प्रदेश की पवित्रता के आधार पर गंगा नदी की बात करें तो वो है हमारी नर्मदा। नर्मदा बेसिक तौर पर धार्मिक इसके कुछ कथाएं भी हैं, पौराणिक कथाएं हैं हमारी नर्मदा के ऊपर, कि जब आप बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, यानी अगर हम सीधे लाइन से बोलें तो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इन 4 धाम की यात्रा करते हैं तो आपको गंगोत्री से एक जल लाना होता है। ऐसी पौराणिक कथाएं हैं कि आपको गंगोत्री से एक जल लाना होता है, और ये गंगोत्री का जल आप रामेश्वरम में समर्पित करते हैं भगवान शिव को, क्योंकि आप जानते हैं कि शिव की जटा से गंगा का उद्भव हुआ है, और गंगा नदी गोमुख यानी उत्तराखंड के गोमुख से निकलती है। गंगा नदी जब उत्तराखंड के गोमुख से निकल रही है तो उसका उद्भव रामेश्वरम यानी शिव जो राम के भी ईश्वर हैं वहाँ पर इन्हें लौटाना होता है। इसलिए लोग गंगोत्री से लाए हुए जल को जब रामेश्वरम में ले जाते हैं तो ऐसे पौराणिक कथाएं हैं, और ऐसा लोग कहते हैं
कि नर्मदा नदी के ऊपर से उस रामेश्वरम जाने के रास्ते को नहीं चुना जाता। अगर कोई उत्तर भारत का व्यक्ति गंगा नदी को लेकर गंगोत्री की यात्रा करके रामेश्वरम जाता है तो वो मध्य प्रदेश के जबलपुर के यानी अनूपपुर शहर के इस तरफ यानी बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश होते हुए, उड़ीसा होते हुए रामेश्वरम की ओर प्रवेश करता है। ऐसी पौराणिक कथाएं हैं। इन कथाओं को इसलिए कहा जाता है कि नर्मदा नदी गंगा की बड़ी बहन मानी जाती हैं, इसलिए इसे मध्य प्रदेश की गंगा भी कहते हैं। तो मेरे दोस्तों, हम लोग बात करते हैं नर्मदा नदी तंत्र की। नर्मदा नदी तंत्र की हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों, नर्मदा नदी तंत्र के बारे में हमें बात करनी है। तो नर्मदा नदी तंत्र कैसे काम करता है, क्या करता है, इसके आपको हम कल बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद।